सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। ठीक है, तो ये हमारा पहला अध्याय है। हम लोग धीरे धीरे करते हुए जो है क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स को जो है सामाजिक विज्ञान के जो है कवर करेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को थोड़ा सा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी क्या कर सकें, इसका लाभ जो है उठा सकें। सो देखते हैं प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता। अब देखो यहाँ पर पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि संसाधन का मतलब जो है क्या होता है। ठीक है, तो संसाधन का मतलब होता है कोई भी वस्तु या चीज जो कि हमारी आवश्यकताओं को क्या करती है, पूरा करती है, वो क्या कहलाता है, वो जो है संसाधन जो है कहलाता है। ठीक है, क्या मैंने बताया संसाधन का डेफिनेशन समझ में? कोई भी वस्तु या सेवा जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करती है, पूरी करती है, वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। जैसे चावल हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, मोबाइल हो गया, बिजली हो गया, ये सब हमारे आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। ठीक है, और विकास का मतलब तो आप जानते ही हैं कि कल से आज को बेहतर करना ही हमारा क्या कहलाता है, विकास जो है कहलाता है। मनुष्य प्राकृतिक दुनिया का एक अभिन्न अंग है और अन्य जीवों की तरह प्रकृति द्वारा दी गई चीजों जैसे हवा, पानी, फल फूल तथा अन्य जीव आदि का उपयोग करता है। तो जैसे हमारे पृथ्वी में क्या बोलते हैं, अलग अलग जीव रहते हैं और वो सब जीव जो है हवा, पानी, फल फूल का उपयोग करते हैं। तो उसी अन्य जीवों की तरह जो है मनुष्य भी क्या करता है, ये सारी चीजों का जो है उपयोग जो है करता है। लेकिन मनुष्य अन्य जीवों से इस मायने में अलग है क्योंकि वह प्रकृति को सोच समझकर अपनी जरूरत के अनुरूप बदलता भी रहा है। अब देखो, बाकी जीव जंतु जो प्रकृति में उपलब्ध हैं उसी का उपयोग करते हैं, लेकिन मानव के पास मस्तिष्क है, दिमाग है, जिसका वो उपयोग करके क्या करता है, उन चीजों को अपने आवश्यकताओं के अनुरूप क्या कर सकता है, बदल भी सकता है, जो संसाधन हमें मिले हुए हैं। वह प्रकृति से प्राप्त चीजों का उपयोग करके अपने लिए औजार बनाता है। अब जैसे देखो, औजार तो प्रकृति में हम लोगों को वैसे ही बना बनाया नहीं मिलता है। हम लोगों को जो है लोहा मिलता है, लोहा को फिर हम लोग पिघलाते हैं, पिघला कर फिर हम लोग क्या करते हैं, औजार बनाते हैं। बाकी जीव जंतु तो ऐसे लोहा को पिघला कर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास मस्तिष्क जो है प्रकृति ने नहीं दिया है। लेकिन मनुष्य के पास यह है कि उसको जैसी जरूरत हो वैसे उसके अनुरूप चीजों को बदलकर अपने लिए औजार बना सकता है और अन्य काम जो है कर सकता है। और औजारों को अन्य प्राकृतिक चीजों पर उपयोग करके अपनी पसंद की चीजों का निर्माण या उत्पादन करता है। और पहले तो कच्चे माल से क्या करेगा, औजार बनाएगा, फिर इस औजारों का उपयोग जो है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए या किसी नया चीज के निर्माण में या उत्पादन में जो है करता है। इस उत्पादन कार्य में वह प्रकृति के जिन चीजों का उपयोग करता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। और इन सब निर्माण और उत्पादन के लिए वो जिन चीजों का उपयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन जो है हम लोग बोलते हैं। उदाहरण के लिए प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य पत्थरों को तोड़कर एक निश्चित आकृति देता था और उन्हें औजार के रूप में उपयोग करता था। पत्थर के औजारों की मदद से वह शिकार करता, जमीन खोदकर कंदमूल इकट्ठा करता, टोकरी और खाल के कपड़े बनाता था। यानी तब पत्थर, बांस, जानवरों के खाल आदि प्राकृतिक संसाधन बने। तो पहले जो आदि मानव के लोग जो रहते थे वो क्या करते थे, पत्थरों को औजार के रूप में उपयोग में लाते थे और उसी से जो है क्या करते थे, वो जो है जमीन खोदते थे, कंदमूल इकट्ठा करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, कपड़ा बनाते थे। तो उस समय प्रागैतिहासिक काल के लिए पत्थर उनके लिए क्या था, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन था। समय के साथ मनुष्य के उत्पादन कार्य का दायरा बढ़ता गया और एक समय जब वह खेती और पशुपालन करने लगा, अर्थात निर्जीव वस्तुओं के साथ साथ पेड़ पौधे, जानवर आदि सजीवों को भी बदलने लगा। तो पहले तो मनुष्य क्या करता था, शुरू में वो निर्जीव वस्तुओं को, जैसे पत्थर हो गया या कोई और चीज हो गया, उसी को क्या करता था, वो उपयोग में लाता था। लेकिन जब मनुष्य का दायरा बढ़ते गया तो अब उसने क्या किया, उन्हीं निर्जीव वस्तुओं की सहायता से जो है अब सजीवों को भी वो बदलने लगा। सजीवों को कैसे बदलने लगा, पेड़ पौधे को काटने लगा, जानवरों को शिकार करने लगा उन्हीं निर्जीव हथियारों की मदद से। उसने औजारों की मदद से पेड़ों को काटकर जमीन को समतल बनाया। ठीक है, जमीन जो होते हैं हर जगह का समतल तो नहीं होता है, तो उन्होंने क्या किया, वो जो औजार जो बनाया उन्हीं औजारों की मदद से जो है जंगलों के पेड़ पौधे को काटकर जो है जमीन को क्या किया, समतल बनाया और उनमें चयनित बीजों को बोया। और उसमें क्या किया, उन्होंने जो फसल उनको चाहिए उस फसल के बीज को वो क्या करने लगे, जमीन में जो है बोने लगे। बीज से पौधे हुए और उनमें फूल फल आए जो आगे चलकर अनाज में बदले। फिर जहां पर उन्होंने जमीन को समतल करके बीज डाला था, समय के साथ साथ जो उसमें क्या हो गए, फूल हो गए, फल आए और आगे चलकर अनाज में क्या हो गए, वो परिवर्तित हो गए।
अब इन पके फसलों को काटकर सुरक्षित रखने के लिए स्थायी घर और बस्तियां बनाकर रहने लगा। अब पहले तो इनके पास स्थायी बस्तियां नहीं थी, कहीं भी रहते थे, लेकिन जब ये अनाज होने लग गया तो उनको क्या करना पड़ेगा, अनाज की रक्षा करने के लिए कुछ एक सुरक्षित जगह चाहिए, स्थायी घर चाहिए। तो वो घर बनाने लगे, बस्तियां बनाने लगे और जो है रहने लगे। आप सोच सकते हैं कि किस तरह मनुष्य द्वारा उपयोग किए गए संसाधनों की सूची बढ़ती गई और प्रकृति को बदलने की उसकी क्षमता बढ़ती गई। अब आप खुद ही सोचो कि पहले वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, फिर वो लोग कैसे कैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते करते जो है कि यहाँ तक जो है पहुंच गए। ठीक है, तो मनुष्य की हमेशा शुरू से ही यही नीति रही है कि जो भी उसकी आवश्यकता की चीजें हैं उसको क्या करता है, या तो बनाता है या तो प्रकृति में जो उपलब्ध है उसको बदल के जो है अपनी आवश्यकताओं को जो है पूर्ण करता है। इतिहासकार इसी कारण खेती और पशुपालन की शुरुआत दौर को नवपाषाण क्रांति कहते हैं। तो इतिहासकार जो है जब मनुष्य जो है क्या करने लगा, खेती और पशुपालन करने लगा, उस समय को जो है क्या नाम से जाना जाता है, नवपाषाण क्रांति से जो है जाना जाता है। यह आज से लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुई थी। आज 2024 है, इससे 10,000 साल पहले जो है यह शुरू हुआ था। इसके साथ ही मनुष्य नई नई तकनीकों पर महारत हासिल किया और तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगा। जैसे मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाने लगा। मनुष्य खाना को पकाना है तो खाना पकाने के लिए बर्तन चाहिए, तो उसने क्या क्या दिमाग लगा, मिट्टी के क्या किया, मिट्टी को पकाकर जो बर्तन बनाया। रेशों से कपड़ा बुना गया। तांबा, कांसा, लोहा आदि धातुओं से तरह तरह के वस्तुओं का निर्माण जो है करने लगा और धीरे धीरे मनुष्य जो है विकसित होते गया। और आज जहां पर हम लोग हैं, जहां पर हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, जैसे मोबाइल है, गाड़ी है, बस है, ट्रक है, कंप्यूटर है, ये सारा चीज जो है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जो है समय समय पर जो है क्या करने लगा, बनाते हुए आया है। ठीक है, अब देखो संसाधन किसका। अब हम लोग देखते हैं कि संसाधन जो है किसका है। क्या किसी एक व्यक्ति का है, किसी एक गांव में रहने वाले व्यक्तियों का है, किसी एक देश में रहने वाले का है, किसका है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे जैसे संसाधनों का महत्व बढ़ा, उन पर नियंत्रण किसका हो, उनका उपयोग कैसे हो और किसकी भलाई के लिए हो, इन सवालों का जवाब विभिन्न समाज के अलग अलग तरीकों से निकाला। विभिन्न समाज ने अलग अलग तरीकों से निकाला। अब पहले तो संसाधन व्यर्थ पड़े हुए थे क्योंकि हमारे पास उतना दिमाग नहीं था कि हम इसका कैसे उपयोग करें। फिर मनुष्य धीरे धीरे उसका दिमाग बढ़ते गया, वो क्या करने लगा, प्रकृति में जो उपलब्ध हैं वो चीज़ों को परिवर्तित करने लगा, संसाधनों की तरह उसका उपयोग करने लगा। तो जब संसाधन का महत्व बढ़ने लगा तो उस पर किसका नियंत्रण हो, कैसे उपयोग हो, किसके लिए, किसके भलाई के लिए किया जाए, अब ये जो है ये प्रश्न जो है उठने लगे। तो इन प्रश्नों का जवाब जो है अलग अलग समाज ने अलग अलग तरीकों से जो है निकाला। कई समाजों में संसाधन पर अधिकार पूरे समाज के पास संयुक्त से रहा और उनके उचित उपयोग के लिए, यहां पर देख सकते हैं संसाधनों का लिस्ट, इस पे आएंगे पहले, सामुदायिक नियम बने। तो कुछ समाज में ऐसा नियम हुआ कि संसाधन किसी एक व्यक्ति का नहीं रहेगा, संसाधन सभी व्यक्ति का सामूहिक रूप से रहेगा। जिसको जितना उपयोग करना है वो क्या कर सकता है, कर सकता है। जमीन, जंगल, पानी के स्रोत पूरे समाज की साझी संपत्ति मानी गई। अब ये कहा गया कि चाहे जमीन हो, चाहे जंगल हो, चाहे पानी हो, किसी एक व्यक्ति या 10 व्यक्तियों का नहीं होगा, वो पूरे समाज की जो है क्या होगी, साझी संपत्ति होगी। अक्सर ये समाज अपनी प्राकृतिक संसाधनों के केवल भोग की वस्तु न मानकर उन्हें देवी का दर्जा दिया और इनके लिए और मानने लगे कि जमीन, पेड़, नदी, समुद्र, जानवर, चट्टान आदि देवी देवता हैं। और वही समाज क्या करने लगा कि कोई व्यक्ति इन चीजों को अपनी भोग की वस्तु ना समझकर उनको क्या करने लगा कि गलत तरीके से उसका उपयोग ना करने करके उन्होंने संसाधनों को जो है देवी देवता का दर्जा जो है उन्होंने दिया। आज भी जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी होते हैं, जैसे हमारे बस्तर में, सरगुजा में, वो पेड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, जमीन की पूजा करते हैं। तो ये इसलिए किया गया ताकि लोग उसके महत्व को क्या कर सके, समझ सकें। जो हमें आजीविका देते हैं, ही तो हमें आजीविका देते हैं ना, हम लोग को जीवित रहने के लिए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से हमारी मदद करते हैं कि नहीं। तो इसीलिए इनको भगवान का दर्जा जो है दिया गया। इस कारण समाज का कोई सदस्य संसाधनों का अनुचित उपयोग नहीं कर सका और सबकी उन तक पहुंच बनी रही। अब लोगों ने कहा कि देखो भाई, संसाधन को हम लोग देवी देवताओं की तरह मानेंगे, तो सब लोग अब जो है क्या करने लगे, थोड़ा सा जो है संभल कर इसका उपयोग करने लगे। ठीक है, इसके कारण से क्या हुआ कि जो अनुचित उपयोग हो रहा था, अब वो अनुचित उपयोग होना क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि अब उसको देवी देवता का दर्जा मान दिया गया। तो किसी भी समाज में अगर आप किसी वस्तु को देवी या देवता का दर्जा दे देते हो तो क्या होता है कि लोग उसका उपयोग जो है सोच समझकर करने लगते हैं। और ये हमारे भारत देश में अलग अलग हिस्सों में आज भी चली आ रही है। हम लोग जंगलों को, जानवरों की जो है अलग अलग दिनों में अलग अलग तरीकों से पूजा करते हैं ताकि उसके महत्व को हम लोग समाज में क्या कर सकें, बता सकें। चलो देखो,
कुछ समाजों में संसाधन सामुदायिक नियंत्रण में न होकर कुछ व्यक्तियों के हाथ में रहा। इनमें कुछ भूस्वामियों का जमीन पर स्वामित्व बना और वे सामान्य लोगों से उन पर काम करवाकर जमीन का लाभ उठाते रहे। अब देखो, एक समाज तो ऐसा रहा जहां पर कहा गया कि संसाधन किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा बल्कि सभी लोगों का सामूहिक होगा। वहीं पर दूसरा समाज ऐसा रहा जहां पर कुछ स्वार्थी लोगों ने क्या किया कि ये जो संसाधन जो थे इनको जो है अपना स्वामित्व बना लिया। मतलब जैसे कहीं पर खाली जमीन पड़ी हुई थी तो वहां पर बोला कि ये जमीन मेरा है। मतलब इस तरीके से कुछ स्वार्थी लोगों ने क्या किया, जमीन पर अपना स्वामित्व जो है स्थापित कर लिया और कई हजारों एकड़ों पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और इन जमीनों पर जो है क्या करवाने लगे, वो अन्य लोगों से जो है काम करवा कर जो है जमीन का लाभ जो है उठाने लगे। कुछ समाजों में कृषि भूमि और सिंचाई का प्रबंधन करने तथा उस क्षेत्र की रक्षा के लिए राजा बने जो किसानों से उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा करों के माध्यम से लेते थे। और कुछ समाज का हिस्सा ऐसा था जहां पर कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति खड़ा होकर बोलता था कि तुम सब लोग इतने बड़े एरिया में खेती करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और उस रक्षा करने के बदले तुम मुझे क्या करना, साल में एक बार जो है कुछ हिस्सा जो है मुझे दे देना। इस तरीके से समाज में क्या हुआ, राजा नामक जो है एक पद का जो है अस्तित्व में आने लगा। इनमें अधिक संसाधनों का जटिल उपयोग हो पाया और मनुष्य की उत्पादन क्षमता बढ़ी। अब इन चीजों के कारण से जो है क्या हो गया, संसाधनों का जो उपयोग है वो कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत जटिल हो गया और उसकी उत्पादन क्षमता भी जो है क्या होने लगी, बढ़ने लगी। विशाल भवन, कलाकृति, नगर, व्यापार आदि इनके पहचान बने और उनका क्षेत्र विस्तार बढ़ने लगा, लगातार बढ़ते गया और विशाल साम्राज्य निर्मित कर पाए। लेकिन साथ साथ इन समाजों में आंतरिक असमानताएं बढ़ती गई, ऊंच नीच, वर्ग भेद, जाति, गुलामी, औरतों को दोयम दर्जा आदि स्थापित हुए। अब देखो समाज में क्या हुआ, जहां पर एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा वहां लोगों के बीच में असमानताएं डेफिनेटली बढ़ेगी। अब जैसे एक समाज है, उस समाज में जो है शक्तिशाली लोग जो है 5 लोग हैं, वो शक्तिशाली लोग जो है क्या करेंगे, अन्य लोगों को दबाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, अमीरी और गरीबी का जो है फर्क बढ़ते जाएगा क्योंकि वो लोगों का शोषण करने लगेंगे। फिर जाति में भी आएगा ऊंच नीच, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है। ऐसे ही धीरे धीरे देखो गुलाम बनाते गए, ठीक है। औरतों को जो है घर के अंदर में चूल्हा फूकने का कायम स्थापित कर दिया गया। तो इस तरीके से अब समाज में देखो धीरे धीरे कैसे परिवर्तन जो है होते आ रहा है। पहले सब एक थे लेकिन कुछ कुछ समय के बढ़ते बढ़ते समय के साथ 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 जो है समाज में विभिन्न तरह के या विभिन्न वर्ग के लोग जो है क्या होने लगे, अस्तित्व में आने लगे। मानव इतिहास की अगली महत्वपूर्ण क्रांति आज से लगभग 250 वर्ष शुरू हुई जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो एक तो परिवर्तन हमारे मनुष्य के समाज में कब आया, जब उसने संसाधनों का उपयोग करना चालू किया और उस संसाधनों का उपयोग करने से समाज में जो है अलग अलग वर्ग जो है क्या हो गए, स्थापित हो गए और समाज में जो है असमानताएं भी जो है आ गई। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुआ हमारे समाज में, जो कि आज से लगभग 250 वर्ष पहले, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति जो है हम लोग बोलते हैं। इसके बाद कारखानों द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से फैली। अब देखो पहले क्या था, लोग संसाधनों का उपयोग अपने हिसाब से करते थे लेकिन लोग जो होते थे संसाधनों का उपयोग बहुत तीव्र गति से नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे, जैसे अगर आपके पास मान लो एक कपड़ा बनाना है, ठीक है, आपको एक क्या करना है, एक शर्ट जो है आपको सिलना है। अगर आपके पास मशीन नहीं है, अगर आप हाथ से सिल रहे हो तो एक कपड़ा को सिलने में आपको हो सकता है कि 1 दिन या 2 दिन लग जाए। तो पहले वैसे ही होता था, लोगों के पास जब संसाधन उपलब्ध थे तो उस समय तकनीक उपलब्ध नहीं था जिसके कारण से जो है संसाधनों का दोहन हो रहा था लेकिन उसकी जो गति थी वो क्या हो गई, धीरे हो गई। लेकिन जब इंग्लैंड में जो है क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ जहां पर अब सारा संसाधनों का जो दोहन है वो मशीनों के द्वारा होने लगा। तो संसाधनों का जो दोहन की जो गति है वो क्या हो गई, बहुत तीव्र गति से बढ़ गई। जहां पर पहले कपड़े जो है एक दिन में जो है 1 कपड़ा या 2 कपड़ा बनता था, 2 शर्ट बनते थे, अब वही मशीनों की सहायता से जो है एक दिन में जो है हजारों कपड़े जो है क्या होने लगे, बनने लगे। कारखानों के लिए कच्चा माल एवं ईंधन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कई गुना बढ़ गया। अब देखो अगर मशीन बनेगा तो मशीन जो है क्या करता है, कम समय में जो है ज्यादा उत्पादन देता है। तो अगर आपको ज्यादा उत्पादन को बढ़ाना है तो आपको कच्चा माल भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अब कच्चा माल मिल कहां से रहा है, प्राकृतिक संसाधनों से मिल रहा है। इसीलिए जो है अप्राकृतिक संसाधनों का दोहन जो है क्या हुआ, बहुत तेजी से जो है बढ़ गया। कारखानों को चलाने के लिए दुनिया के कोने कोने से कच्चा माल मंगाया जाने लगा। अब अलग अलग एक ही जगह से अगर आप लगातार संसाधनों का उपयोग करोगे तो एक समय के बाद वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसी कारण से अब जो औद्योगिक क्रांति वाले जो जहां पर औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुआ था, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पर जो है अब दुनिया के अलग अलग जगहों से जो है कच्चा माल को जो है मंगाया जाने लगा।
जो देश 19वीं सदी में औद्योगिकरण कर रहे थे वे विश्व के कोने कोने में अपने वैज्ञानिक और भूगोल के विशेषज्ञों को भेजकर वहां के प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया और उनके दोहन के लिए मार्ग तैयार किया। अब जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पर जो है मशीनों से जो है सामान का निर्माण हो रहा था। तो अब इनके यहाँ जब प्राकृतिक संसाधन खत्म हो गए तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया, दुनिया के अलग अलग देशों में जहां पर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं उसकी जानकारी के लिए अपने यहाँ के वैज्ञानिक लोगों को, अपने यहाँ के भूगर्भवेत्ता लोगों को भेजा और बोला कि जाओ इस देश में जाओ, इस देश में जाओ, इस देश में जाओ और पता करो कि वहां पर कौन कौन से जो है प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। और इसीलिए जो है हमारे भारत जैसे देश के यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों को जो है दोहन करके अपने यहाँ जो है ले गए। इनकी यात्राएं खोजी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन लोगों में यह विचार बना कि प्राकृतिक संपदा उद्योगों के लिए संसाधन है जिनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। अब ये लोग सोचने लगे, इंग्लैंड के जैसे, इंग्लैंड में जहां पर औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ था, यहाँ के लोग सोचने लगे कि प्रकृति में जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका हमें खूब उपयोग करना चाहिए। ऐसा अब ये सोचने लगे। संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग हमें भरपूर मात्रा में वस्तुएं प्रदान करेगा और उनसे हमारा जीवन स्तर भी बढ़ सकता है। अब इन्होंने क्या सोचा, देखो कि जितना ज्यादा संसाधनों का हम लोग उपयोग करेंगे उतनी नई नई वस्तुएं हम लोग बना पाएंगे, जिससे हमारा जीवन स्तर क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। इससे हम नई नई तकनीक के विकास से संसाधन की कमी को दूर कर पाएंगे। इस उपयोग को सुगम बनाने के लिए एशिया, अमेरिका और अफ्रीका का उपनिवेशीकरण किया गया। इसीलिए तो देखो, हमको जब इंग्लैंड के लोग पहले भारत आए तो उनको पता चला कि भारत में बहुत ज्यादा प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, चाहे कोयला हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कोई भी चीज हो। तो अब इंग्लैंड के लोगों का जो लालच है वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और ऐसे ही जो है क्या करने लगे, अलग अलग देश जहां पर बहुत ज्यादा संसाधन उपलब्ध थे, अब उसको इंग्लैंड जैसे देश क्या करने लगे, गुलाम बनाने लगे। गुलाम बनाने से फायदा क्या होगा कि वो जितना मन चाहे, जब मन चाहे सामान को क्या कर सकते हैं, दोहन करके अपने यहां ले जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो गुलाम नहीं बनाएंगे, मान लो जैसे हमारा भारत देश गुलाम नहीं होता और भारत से इनको सामान लेके जाना पड़ता, तो इनको कर वगैरह देना पड़ता, राजा इन पर नियंत्रित करते, लोग उसका विरोध करते। लेकिन अब अगर वो गुलाम बन गया है, खुद ही शासन कर रहा है भारत पर, तो भारत से कितना भी वो सामान लेकर जाए, कोई उसका कुछ भी जो है बिगाड़ नहीं सकता है। इसी कारण से जो है औपनिवेशीकरण की जो है शुरुआत जो है यहां पर हो जाती है। समस्या यह थी कि वहां के निवासी कबीलाई या कृषक समाज के थे और अपनी जमीन व जंगल का गैर औद्योगिक और गैर व्यापारिक उपयोग करते थे। हमारे भारत जैसे देश में शुरुआत में क्या था कि हम लोग यहाँ जो है कबीलाई, भारत में भी कबीलाई थे, इंडोनेशिया में भी थे, अलग सब जगह पहले लोग कैसे रहते थे, कबीलों में रहते थे और कृषि कार्य प्रमुख रूप से करते थे। तो पहले के लोग जो होते थे ना, कृषि उतना ही मात्रा में करते थे जिसका वो उपयोग कर सकें, अत्यधिक मात्रा में नहीं करते थे। तो इसके कारण से वहां का जो संसाधन है वो सुरक्षित रूप से जो है क्या रहता था, संरक्षित रहता था। क्योंकि वो जितना उपयोग का है उतने ही लकड़ी को काटते थे, उतने फल फूलों को काटते थे, उतने ही कोयला का उपयोग करते थे। लेकिन अब यहां पर क्या होने लगा, इंग्लैंड जैसे स्वार्थी देश आने लगे और उनका जो है दोहन करना चालू करने लगे। वे प्रकृति को भोग की वस्तु नहीं मानते थे। मतलब जो कबीलों में रहने वाले जो लोग थे वो क्या करते थे, प्रकृति को भोग की वस्तुओं जो है नहीं मानते थे। आज भी हमारे बस्तर में चले जाइए, वहां पर जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं वो जंगलों की पूजा करते हैं, जितना उपयोग की चीज होती है उतना ही लकड़ी काटते हैं, उतना ही संसाधनों का दोहन करते हैं। कई जगहों से देवी देवता भी मानते थे, यानी जो एक समाज के लिए संसाधन था वह दूसरे समाज के लिए संसाधन नहीं था। तो जैसे हमारे भारत देश के लोगों के लिए जंगल, पानी, जल ये सब हमारे देवी देवता के रूप में था, एक संसाधन के रूप में था, वहीं इंग्लैंड जैसे देशों के लिए ये जो है क्या था, उनके जो है उपभोग करने का वस्तु बन गया था। ऐसे में दोनों के विचारों के बीच टकराव स्वाभाविक था। उद्योगपति जंगल काटकर व्यापारिक फसल उगाना चाहते थे, या जंगलों और खेतों की जगह खदान स्थापित करना चाहते थे, या फिर नदियों पर बिजली बनाने के लिए बांध बनाना चाहते थे। लेकिन पारंपरिक लोग अपने पुराने तरीकों से उनका उपयोग करते रहना चाहते थे। यह टकराव आज भी जारी है। तो जो पुराने लोग हैं वो क्या चाहते थे कि जो चीज प्रकृति ने जैसी बनाई है वो बिल्कुल वैसी का वैसी रहना चाहिए, हमें उसमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो एक वर्ग के लोगों का सोच ये था। वहीं पर जो उद्योगपति थे, जो दूसरे वर्ग थे, उनका सोच क्या था कि जंगलों को काटकर हम लोगों को वहां पर व्यापारिक फसल उगाना चाहिए, जिससे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मुनाफा हो। खेतों और जंगलों को काटकर वहां पर हमें कारखाना लगाना चाहिए, ऐसी सोच जो है लोगों की थी, जिसके कारण से दो वर्गों के बीच में जो है हमेशा टकराव की स्थिति जो है क्या है, बनी हुई है। आज भी यही स्थिति है। जैसे आपने जो है
हमारे छत्तीसगढ़ में सुना होगा, अभी कुछ महीने पहले बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था, अभी भी है, ये हसदेव जंगल, ठीक है, हसदेव बचाओ। तो हसदेव के आसपास रहने वाले जो गांव के जो लोग थे वो क्या चाहते थे कि हसदेव का जो है दोहन नहीं किया जाए, जबकि सरकार क्या चाहती थी, सरकार जो है उससे कोयला उत्पादन करना चाहती थी, जंगल को काटकर वहां से कोयला निकालना चाहती थी। तो देखो, एक वर्ग चाहता है कि हसदेव में पेड़ों पौधों की कटाई ना हो, और दूसरा वर्ग चाहता है कि पेड़ पौधों की कटाई हो करके, इसलिए दोनों के बीच में टकराव की स्थिति जो है आज भी बनी हुई, जो 1000 साल पहले की बात है वो आज भी वही स्थिति जो है दो वर्गों के बीच में बनी हुई है। 20वीं सदी के मध्य तक औद्योगिक अर्थशास्त्री में वैज्ञानिक यही मानते थे कि प्राकृतिक संसाधन असीम है, उनका जितना दोहन करो उतना ही अच्छा है, क्योंकि इससे समाज की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। तो पहले के लोग क्या मानते थे कि प्राकृतिक संसाधन जो है क्या असीमित है, आप जितना भी उपयोग करो ये कभी खत्म नहीं होंगे, ये सोचते थे। और ये सोचते थे कि हम लोग जितना इसका दोहन करेंगे उतना अच्छा हम लोग समाज को आगे लेकर जा सकते थे। समस्या केवल यह थी कि उनका पृथ्वी पर वितरण समान नहीं है, कहीं प्रचुर मात्रा में है तो कहीं बिल्कुल नहीं, अतः व्यापार के द्वारा उन्हें सभी देशों में उपलब्ध कराया जा सकता है। अब पहले के लोग ये मानते थे कि जितना दोहन करना है करो, बस समस्या यह है कि प्राकृतिक संसाधन हर जगह समान रूप से वितरित नहीं है, तो जहां पर ज्यादा मात्रा में है वहां से दोहन करो, जहां कम मात्रा में वहां दोहन मत करो। पहले के लोगों का सोच ये था, लेकिन इसी संसाधनों का असीमित दोहन करने के कारण देख रहे हैं कि आज क्लाइमेट चेंज जो है, क्या बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन जो है बहुत ज्यादा जो है होने लगा है। गर्मियों में आप देख रहे हो कि अभी 2024 का गर्मी सीजन जब गया उसमें जो है टेम्परेचर जो है 50 डिग्री को पार कर गया, ठीक है। पहले 50 डिग्री टेम्परेचर कभी भी नहीं होता था, लेकिन इस साल ऐसा हुआ कि 50 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर गया है। क्यों हो रहा है? पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, संसाधनों का असीमित उपयोग किया जा रहा है, बिजली बनाने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। तो ये सब जो है प्रकृति जो है अब अपना रिवर्स इफेक्ट जो है क्या करने लगी है, दिखाने लगी है। तो हम सबको मिलकर ये सोचना है कि कैसे हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग कर सकें और ज्यादा से ज्यादा जो है हम लोग पेड़ पौधे लगाएं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन जो है क्या रहे, बना रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के बारे में डिस्कशन जो है करेंगे।